हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सचिन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटे, केमिकल बॉन्डिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, हार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से समझ में आ गया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, ठीक है, आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं उनके लिए और जेई के लिए भी। ठीक, इट्स ओके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो बेटे, अभी तक आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आपने एटम के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन कर ली है। ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कैसे मेजर करते हैं, कितना उससे न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपने किस में पढ़ी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पूरे एटम के बारे में तो स्टडी कर लिया, लेकिन इस चैप्टर में अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में अब हम स्टडी करेंगे कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल कंपाउंड। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे कि वो एटम जो हैं वो कंबाइन क्यों करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एटम। एटम के बारे में आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एटम जो है वो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस है ग्रुप 18 आपने पढ़ा होगा, जिनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है वो, मॉलिक्यूल। कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है बेटे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हुई, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है व्हेन द ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर to form a stable species which have its characteristic properties, फॉर एग्जाम्पल, आपको मॉलिक्यूल पता है बेटे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल में जैसे P4 है, N2 हमारा ऑक्सीजन O3, ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल O3, हमारा ऑक्सीजन O2, ओजोन का मॉलिक्यूल O3, ठीक है, फिर CO2। अब हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल है, एटम कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। लेकिन क्या जरूरत है एटम को कंबाइन करने की, क्यों एटम कंबाइन करता है, इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, कि जिसने इन दोनों एटम्स को जोड़ दिया, क्या चीज है वो। अभी तक आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि एक एटम हो गया A, ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, भाई दूसरा एटम हो गया B। ठीक है, हम बोलते हैं भाई इसके बीच में क्या आ गई, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड कोई स्टिक की तरह नहीं है कि आपने एक स्टिक ली, एक एटम के अंदर डाल दिया और उसका दूसरा एंड दूसरे एटम के अंदर डाल दिया और वो क्या हो गया, बॉन्ड होगी। ठीक है, नहीं बेटे, वो नहीं है, स्टिक की तरह नहीं है। केमिकल बॉन्ड दरअसल होता क्या है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो क्या करता है, एटम्स को होल्ड कर लेता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, आप अपने साथ साथ नोटबुक में लिखते रहे और अपने नोट्स बनाते रहे। ठीक है, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी लेंथी चैप्टर भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, अक्सर जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे जेई वगैरह के होते हैं वो बोलते हैं यार केमिस्ट्री बोरिंग है। ठीक है, फिर हमारा तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, हमें मैथ में मजा आता था, केमिस्ट्री में थोड़ा रटने वाला चीज होती है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री ये लगेगी यार ये तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, मतलब एक चीज पढ़ी आपने, उसके बाद आप देखोगे
कि अच्छा ऐसे भी होता है, ठीक है, कि एटम्स के पास लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, फिर वो डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा कुछ बेटा हमने अभी तक केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि एटम्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं और एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, आखिर एटम्स जो है वो कंबाइन क्यों करते हैं, भाई क्या जरूरत है एटम्स को कंबाइन करने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, जब एटम कंबाइन करते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपने NaCl देखा है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, ठीक है, NaCl। तो ये NaCl ऐसे ही क्यों एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता कि Na2Cl या फिर Na3Cl, कभी ऐसा देखा है कि ये सॉल्ट इस तरह से एग्जिस्ट करता हो। या फिर जैसे हीलियम है, हीलियम 2, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो, ठीक है, तब हल्की फुल्की बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी होता है तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके H2 बनाते हैं, ठीक है। हमेशा हाइड्रोजन गैस किस में एग्जिस्ट करती है, H2 हो ना, H2 होता है ना, दो एटम कंबाइन करके H2 बनाते हैं। कभी आपने देखा है कि हाइड्रोजन H3 हो, कि 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर जाए, ठीक है, नहीं। तो क्या है कि वाई ओनली सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कि कुछ कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों है, ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं कि कुछ भी जुड़ जाए और अपना बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, ठीक है। अभी हम आगे इसको स्टडी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल अदर्स डू नॉट। भाई पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबके एटम केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हैं या नेचर में बॉन्डिंग में हम देखते हैं तो सबके एटम्स कंबाइन नहीं करते, ठीक है। जैसे ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ठीक है, वो कंबाइन नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ कंपाउंड्स को बनाते हैं, लिमिटेड कंपाउंड, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के वो कंबाइन नहीं करते, बाकी सारे एटम्स कंबाइन करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई डू सम एटम्स, की कुछ ही क्यों करते हैं, कुछ नहीं करते, भाई कुछ ना कुछ उसका रीजन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटे कि व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप। भाई जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपने कुछ ना कुछ शेप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मीथेन है, CH4, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, मीथेन, इथेन वगैरह, ये थोड़े जो इजी कार्बन के कंपाउंड्स है वो तो आपने पढ़े हैं ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। मीथेन है, मीथेन की शेप होती है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट करता है कि हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या होता है, 109 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो वाटर है, आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ये कैसा होता है, बेंट मॉलिक्यूल। वाटर कैसा है, बेंट मॉलिक्यूल। BF3 NH3, ठीक है, ये क्या है, प्लेनर। BF3 क्या है आपका, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये क्या है आपका, प्लेनर है। NH3 क्या है आपका, पिरामिडल है, ठीक है। CO2 आप लें, CO2 क्या होता है बेटे, लीनियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी अपनी अपनी शेप है, अलग अलग शेप क्यों है इनकी, कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे कि इनकी अपनी अपनी अलग अलग शेप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम बेसिकली डील करेंगे और इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेगा कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों है, ठीक है। फिर कुछ एटम तो कंबाइन करते हैं, कुछ नहीं करते, और मॉलिक्यूल्स के पास एक अपनी शेप होती है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की क्या है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ठीक है, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, उसका रीजन देखेंगे अभी हम। आपने 10th क्लास तक थोड़ा तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 10th क्लास तक आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेट रूल वगैरह क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था, ठीक है। देखो रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, रीजन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड देख ली भाई, एटम का पास आना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको पास पास रखे, लेकिन वो बॉन्ड बनती क्यों है, ठीक है, उसका क्या रीजन है पीछे, ठीक है बेटे। एक तो रीजन आपने पढ़ा हुआ है, क्या है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, कि एटम्स कंबाइन करते हैं क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन बेटे ऑक्टेट रूल सभी के ऊपर वैलिड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें जो एटम्स है उसमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी आएंगी इस चैप्टर में, हम ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन एक फंडामेंटल रूल है कि जो एटम्स है वो कंबाइन क्यों करते हैं, टू लोअर
देयर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो उनका सिस्टम होता है, ठीक है, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एटम्स आपस में क्यों कंबाइन करते हैं भाई? देखो अकेला अकेला एटम क्या है? अनस्टेबल, ठीक है। केमिस्ट्री में अनस्टेबल, केमिस्ट्री में जो भी अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? हाई, ठीक है। हाई एनर्जी वाला क्या होगा? अनस्टेबल। और जो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल, उसकी एनर्जी क्या होगी? लो, ठीक है। ये नेचर का एक तरीका है स्टेबिलिटी का कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके स्टेबल हो जाएंगे, मतलब उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, और जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो वो क्या रहेंगे? अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है, और उनकी एनर्जी हाई रहेगी। तो वो क्या करते हैं? कंबाइन करके स्टेबल हो जाते हैं और उनकी एनर्जी लो हो जाती है, टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई अकेले अकेला एटम क्या है? अनस्टेबल है। जब एटम कंबाइन कर जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब एनर्जी लो हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसको हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको, ठीक है। देखो एक साइड हम क्या पुट करेंगे? प्लॉट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी तरफ हम लेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो जैसे सपोज करो हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाता है? H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके H2 का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। भाई जब जैसे एटम दूर दूर थे, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या थी? हाई एनर्जी थी। जैसे वो एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो होती जाएगी, मतलब वो स्टेबल होते जाएंगे, वो एक दूसरे के पास आके खुश हैं, ठीक है। तो लेट करो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस का मतलब है एटम क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा, कि जब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, ठीक है, जब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे तो ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटे उनकी, ठीक है। यहाँ मतलब एटम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। एटम्स क्या है? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे जैसे हम एटम्स को पास लेके आते रहेंगे तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो ये कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ये कर्व आएगा बेटे, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, हम क्या करेंगे? उनको पास पास लेके आएंगे, यहाँ और ज़्यादा पास आ गए तो एनर्जी डाउन जा रही है, ठीक है। अब यहाँ और ज़्यादा पास आ गए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे उन मॉलिक्यूल की, जब वो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम होगी। मतलब जैसे जैसे वो पास आते रहेंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब वो स्टेबल होते जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ये ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव थी, या नीचे क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ क्या कर जाएंगे? एटम्स ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। एटम्स क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड में आ जाएंगे वो। अब अगर हम और ज़्यादा एटम्स को पास लाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। भाई इस डिस्टेंस से अगर हम और ज़्यादा एटम्स को पास लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है बेटे? देखो न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करते हैं ना शेल्स में। ऐसा ही दूसरा एटम, उसके सेंटर में न्यूक्लियस, उसकी शेल, ये दूसरी शेल। भाई जब तक हम इनको पास लेके आएंगे तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तब तक थोड़े टाइम तक तो ठीक है, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा पास पास ले आएंगे तो फिर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपेल करेगा, और वो रिपल्शन करने लगेंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इनका एक सुटेबल डिस्टेंस है कि ये एक दूसरे से और ज़्यादा पास नहीं आना चाहते। और ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो एटम कंबाइन क्यों करते हैं? एटम कंबाइन करते हैं टू लोअर देयर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जब एटम दूर दूर थे, देखो जब एटम बहुत ज़्यादा दूर थे, ठीक है बेटा, तो देखो जब एटम एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? लो। देखो यहाँ पे दूर थे, ठीक है, फिर हम उनको और पास ले गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू होगी। जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ गए, मतलब वो डिस्टेंस जहाँ पे उससे ज़्यादा वो एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, ठीक है।
ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम बेटे, ठीक है। अब अगर उन्हें हम और पास लेके आएंगे एक दूसरे के, तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ने का मतलब, अगर एनर्जी हाई होगी तो क्या हो जाएगी, दोबारा अनस्टेबिलिटी, ठीक है। एनर्जी केमिस्ट्री में क्या है, लोअर इन एनर्जी मींस स्टेबिलिटी, हायर इन एनर्जी मींस अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर इस डिस्टेंस से और ज्यादा एटम्स को पास लेके आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, देखो एटम्स के एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, अट्रैक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, नेगेटिव। जब तक अट्रैक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो एक चीज लिखो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिपल्शन क्या होगी, पॉजिटिव। देखो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब अब यहाँ पर एटम क्या हो गए, मैक्सिमम स्टेबल हो गए। और ज्यादा पास लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। देखो ये नेगेटिव है, यहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, रिपल्शन हो रही है ना, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इतना डिस्टेंस, उसको क्या बोल देंगे, उसकी सुटेबल बॉन्ड लेंथ। मतलब अब एटम एक दूसरे से और ज्यादा पास नहीं आ सकते, ठीक है। ये वाला जो रूल है वो सारे कंपाउंड्स, वो स्टेबिलिटी को, बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा रूल है, ठीक है। ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो तो ब्रेक हो जाता है ना, ठीक है, उसकी लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। जब भी एटम पास आएंगे तो एनर्जी उनकी लो होगी ही होगी, ठीक है। जब भी एटम एक दूसरे के पास आएंगे, बॉन्ड बनाने आएंगे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, मतलब उनके अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर वही आपका ऑक्टेट रूल वाला, क्या है, टू अटेन दी स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड रीजन क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन का, बॉन्ड क्यों बनती है, बॉन्ड क्यों बनती है, टू अटेन दी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन दी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है बेटे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं भाई, जो हमारी इनर्ट गैसेज है उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, जो हमारी इनर्ट गैसेज है उनके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि वो दूसरे एटम्स के साथ नहीं कंबाइन करते, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते वो, ठीक है। देखो एक बार मैं पूरे सारे नोबल गैसेज आपके सामने लिख दूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ठीक है बेटे, ये हो गए हमारे नोबल गैसेज। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर। नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54, रेडोन का 86। देखो जब हम यहाँ से हीलियम से नियोन आए तो आपने क्या किया, पढ़ा है ना आपने कि +8 करते हैं, फिर क्या किया +8, फिर क्या करते हैं +18, फिर क्या करते हैं +18 और फिर क्या करते हैं +32 और इसके बाद भी क्या करेंगे 32। जो 118th एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल का, जो 118th एलिमेंट है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या है बेटे, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 118, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गए इनका। अब अगर हम इनको KLMN शेल में ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, अगर हम इनको ब्रेक कर लें तो कैसे लिखा जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, इसको लिखेंगे 2,8, ठीक है, ये 2,8,8 आपने अपनी 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है ना इन सबको ब्रेक करना, ठीक है। फिर आगे हमारे पास क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन क्या है 2,8,18,8, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2,8,18,8, ठीक है, 28 और 10, 38 और 8, 46 और 8, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 2,8,32,18,8, ठीक है। ये ऐसे हमने ब्रेक डाउन कर लिया बेटे इनको, ठीक है। अब ये देखो ये जितनी नोबल गैसेज है, देखो ये मेरे पास नोबल गैसेज है, इनका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है, क्या है आउटर मोस्ट शेल बेटे, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में उनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल, कि वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, दे हैव फुली फिल्ड, दे हैव
फुली filled 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इसको ऐसे लिखो, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है, स्टेबल। जो हीलियम है हमारा फर्स्ट नोबल गैस, वो क्या करता है, डुप्लेट। वो किसको फॉलो करता है, डुप्लेट को। ये किसको फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला भाई नोबल गैसेस के अंदर क्या खास बात है। उनका जो ऑक्टेट है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। ठीक है भाई, जिस भी एटम के पास वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा। लेकिन ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस भी हम आगे पढ़ेंगे, ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। ठीक है, कि मतलब ये ब्रेक नहीं होगा, इसकी हम लिमिटेशन ने ऑक्टेट रूल को ही लेविस ने एक अलग ढंग से एक्सप्लेन किया। उसने क्या किया, उसने बोला कि एटम को क्या मानो, एटम को मान लिया कॉम्बिनेशन किसका, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल प्लस आउटर शेल। अब देखो, जैसे कि ये है मेरा NaCl है। ठीक है, NaCl मेरा आयनिक कंपाउंड है, जिसमें Na किस में एग्जिस्ट करता है, Na पॉजिटिव में, Cl किस में एग्जिस्ट करता है, Cl नेगेटिव में। जब तक ये दोनों नहीं जुड़े थे तब तक क्या थे, अकेले अकेले एटम थे, Na अलग एटम था, क्लोरीन अलग एटम था। तो उसने क्या बोला, भाई ऑक्टेट रूल को समझने के लिए तुम क्या करो, जैसे सोडियम लो। ठीक है, सोडियम लिया, एटॉमिक नंबर 11, उसको ब्रेक कर लिया 2,8,1। ठीक है, अब सोडियम की आउटर मोस्ट शेल क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो सोडियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई सोडियम के एटम के अंदर सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। फिर आ जाएगी फर्स्ट शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ गई एल शेल सोडियम की एल शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और एम शेल में कितना रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये एम शेल। ठीक है, KL शेल। उसने बोला, लेविस ने बोला कि आप एटम को क्या करो, एटम को इस तरह से कर लो कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल प्लस आउटर शेल को अलग कर लो, और आउटर शेल ये वाली, ये आउटर शेल को अलग कर लो, और अंदर जो भी बचा है न्यूक्लियस, क्या बचा, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर वाली शेल होगी, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। इसको मान लिया कर्नल्स, और आउटर शेल को मान लेंगे एक क्यूब की तरह से। क्या मान लेंगे, आउटर शेल को एक क्यूब की तरह से। देखो मैं समझाता हूँ, अभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखो जैसे मैं एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, ये एक क्यूब है। ठीक है बेटे, अब देखो जो ये आउटर शेल को छोड़ के जितना भी अंदर वाला पोर्शन है उसको क्या बोल दिया उसने, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। ठीक है, और वो कहाँ रखना है, क्यूब के सेंटर में रख लो। ठीक है, ये समझ लो, ये हो गया कर्नल। क्या हो गया बेटे, ये कर्नल। ठीक है, और कर्नल में है क्या क्या, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये कर्नल हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला भाई आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको आप क्यूब के कॉर्नर पे रख दो। जैसे सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का बन गया ये। ठीक है, सोडियम की ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर यही रिप्रेजेंटेशन मुझे क्लोरीन की करनी पड़े, ठीक है, यही अगर रिप्रेजेंटेशन मुझे क्लोरीन की करनी पड़े, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बेटे, 17। कैसे ब्रेक होगा, 2,8,7। ठीक है, 2,8,7। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या है, इसकी आउटर मोस्ट शेल अलग, और अंदर का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कर्नल। ठीक है, वो क्या बेटे, कर्नल में क्या होगा, न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ रखो, उसको रखो तुम क्यूब के अंदर। ठीक है, उसको रखो तुम क्यूब के अंदर, यहाँ आ गया कर्नल। ठीक है, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने हमें, क्यूब के कॉर्नर्स पे। अब तुम्हें पता है कि ये क्यूब के पास कितने कॉर्नर होते हैं बेटे, 8 कॉर्नर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। अब इसके 8 कॉर्नर में से 7 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, एक कॉर्नर बच गया। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो इसका ये वाला कॉर्नर भी ऑक्यूपाई हो जाता और ये क्या हो जाता, सिमेट्री आ जाती इसमें। सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी आ जाती, ठीक है। तो ये Na का हो गया, ये किसका बनाया मैंने, Na का। ये किसका बनाया मैंने, Cl का, ठीक है। अब जब NaCl बनेगा तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आउटर मोस्ट शेल का। Na के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहाँ रखते हैं, क्यूब के कॉर्नर्स पे। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, एक, तो इसका एक ही क्यूब, एक ही कॉर्नर ऑक्यूपाई था, तो एक कॉर्नर ऑक्यूपाई था। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको डोनेट कर दे क्लोरीन को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में। और Cl ले ले तो Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसका, Na का, तो इसका ये वाला कॉर्नर भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरा हो गया। Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर Na लूज कर दे, ठीक है, तो Na का क्या था, 11, 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2, 8 में। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल बन गई ये, ठीक है। Na पॉजिटिव में भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, मतलब स्टेबल हो गया, ठीक है। भाई सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर्ड कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देता है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कितना हो जाता है वो, 2, 8, ठीक है। क्या आ गया, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर ली उसने, ठीक है। सोडियम की भी ऑक्यूपाई कर ली, सोडियम की भी ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आपसे जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे एटम है, एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, ठीक है, तो कैटायन बन गया, ठीक है। और एटम के अंदर अगर न्यूट्रल एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो क्या बन गया, एनायन, ठीक है। 9th 10th का क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ये बता देना चाहिए, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी लेके कवर करूंगा, ठीक है, बेसिक से लेके फिर हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, ठीक है। देखो जैसे NaCl, ठीक है भाई, Na का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। अब Na इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, ठीक है। भाई इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, नेगेटिव भी तो आ सकता था, ठीक है। हमने पॉजिटिव क्यों लगाया वहां पे, मतलब क्या रीजन है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, ये रीजन, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लगाया हमने, इसका रीजन क्या है। तो देखो बेटे, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने। Na का एटॉमिक नंबर है 11। भाई हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज वाले और पॉजिटिव चार्ज वाले बराबर है तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, ठीक है। अब Na में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन उतने ही है उसके पास, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं हमने रिमूव किया, हमने क्या रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। अब देखो बेटे, Na पॉजिटिव जो बना, Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। वो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम, प्रोटॉन ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए ज्यादा, इसलिए चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, इसलिए चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, यानी कि कैटायन, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, 9th 10th में तुमने पढ़ा होगा। ऐसे ही एनायन का देख लेते हैं हम, फटाफट एक्सप्लेन करूंगा। देखो भाई क्लोरीन का कितना है, 2, 8, 7, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में, ठीक है। पहले इसके पास एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे पहले। जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 17 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, ठीक है। और प्रोटॉन कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसलिए चार्ज क्या लग गया, साइन क्या लग गया उसके ऊपर, नेगेटिव लग गया, ठीक है। समझ में आ गया।
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए थे, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है, इसलिए चार्ज किया गया था नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप वैलेंस, ठीक है, ग्रुप वैलेंस निकालना बताता हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बड़ा बेसिक सा है आज का लेक्चर। मैं सोच रहा हूँ कि सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी की सारी बताता चलूँ, ठीक है, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो, भाई 10th में ना पढ़ा हो, ठीक है, इसलिए मैं सारा का सारा बेसिक चीज़ें भी कवर करता चलूँगा, ठीक है। लेविस क्या था बेटे, एक अमेरिकन केमिस्ट था, ठीक है, अमेरिकन केमिस्ट। उसने अपनी एक नोटेशन दी, उसने अपनी एक नोटेशन दी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करो, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी जैसे हम एलिमेंट लें, ठीक है, जैसे कार्बन ले लिया, कार्बन एक एलिमेंट है हमारा, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 6, ब्रेक करेंगे 2,4, ठीक है। तो उसने क्या बोला, भाई जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट लो, उसका सिंबल लिखो, ठीक है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके 4 हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने उसके ऊपर क्या लगा दो, डॉट लगा दो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ऊपर क्या लगा दो, डॉट, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है जितने डॉट हैं एक एलिमेंट के सिंबल के ऊपर, जितने डॉट हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन में जितने डॉट हैं, इसका मतलब वो क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा वो इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन क्यों दी इसने, ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए दी इसने कि ताकि हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे आप क्लास 10th में थे तो आपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से स्टार्ट करा था ना, आप क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, शेयरिंग से बनती है, लेकिन वहाँ टीचर ने आपको एग्जाम्पल दिया होगा कि बेटे, आपको एग्जाम्पल दिया होगा कि बेटे SaCO2 इसमें बॉन्डिंग बना के दिखाओ, ठीक है। टीचर ने आपको बताया होगा कि कार्बन के पास कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट लगा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने बेटे 6, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं 6। अब ये क्या करेंगे, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, ठीक है, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। इसके पास 6 है तो ये 2 ले लेगा कार्बन के 8 पूरे, इसके पास 6 है ये 2 ले लेगा इसके 8 पूरे। अब कार्बन के पास थे 4, ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं हम, कार्बन के पास थे 4, तो ये क्या करेगा 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा, ठीक है। आपने ऐसे बॉन्डिंग बनाई होगी ना, तो बच्चों को इजी वे में समझाने के लिए स्टार्टिंग में कि भाई कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे मॉलिक्यूल बनती है, ठीक है, कैसे हम उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें काफी यूजफुल रहता है। ये है लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेविस ने एक नोटेशन दी, उसने क्या बोला कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उस एलिमेंट का सिंबल लिख के उतने ही उसके ऊपर डॉट लगा दो, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन लूँ, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए हम लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, ठीक है, लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये होगी। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कैसे ब्रेक किया 2,5 में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटे 5 है, ठीक है, तो 5 डॉट लगा देंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, ये होगा नाइट्रोजन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप वैलेंस, आज की लास्ट चीज बस, ग्रुप वैलेंस और कॉमन वैलेंस निकालना, ठीक है। ग्रुप वैलेंस, ग्रुप वैलेंस इसको बोलते हैं, कॉमन वैलेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रुप वैलेंस या फिर कॉमन वैलेंस, ठीक है। देखो बेटे, आपको पता होगा जैसे हमारे ग्रुप 14, ग्रुप 15, ठीक है, ग्रुप 16, जैसे हमारे ग्रुप 14 के कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है बेटे, ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हो गए बेटे। ग्रुप 16 के क्या हो गए, ये ग्रुप 16 के हो गए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ग्रुप 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। और ग्रुप 18 के मैंने अभी सारे लिखे थे, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन वगैरह, ठीक है। अब देखो बेटे, ये जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप के अंदर, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, आपको पता भी है, वैसे 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ये जस्ट बेसिक चीज़ है, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि किसी को ना पता हो तो उसको पता चल जाए। जैसे फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, तो कैसे ब्रेक किया 2,7 में। क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, तो कैसे ब्रेक करेंगे 2,8
8,7 में, ठीक है। ब्रोमीन, आयोडीन, तो जितने भी हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकलेंगे? 7 निकलेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है? 8 को ब्रेक किया 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 16। 2,8,6। तो एक ही एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटे? सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सबके सेम। और याद कैसे रखेंगे? ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उनके पास 6। ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ग्रुप 18 में 18। यहाँ पे क्या करेंगे? बस हीलियम को छोड़ देंगे, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 14 में 4। तो ये तो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स के जो भी एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो भी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। लेकिन अब हम निकालेंगे ग्रुप वैलेंस। ग्रुप वैलेंस होता है उनकी वैलेंसी, ठीक है बेटे। ग्रुप वैलेंस क्या होता है? वैलेंसी मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। पढ़ा है आपने 10th क्लास में कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी? कि एक एटम जो है कंपाउंड के अंदर कितनी बॉन्ड बनाएगा, वो क्या होती है? उसकी वैलेंसी। देखो अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अब वैलेंसी निकालेंगे हम। वैलेंसी मीन्स ग्रुप वैलेंस, ठीक है। ग्रुप वैलेंस या कॉमन वैलेंस। ग्रुप वैलेंस और कॉमन वैलेंस मतलब जो ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी कितनी वैलेंसी है, ठीक है। अब इसके 2 केस होते हैं बेटे, ठीक है। केस 1 और केस 2, ठीक है। इसके 2 केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2, ठीक है। केस 1 में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, ठीक है। केस 1 में वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो? लेस देन इक्वल टू 4। तो उनके केस में वैलेंसी कैसे निकलेगी? उनके केस में वैलेंसी होगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो बेटे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। उसको कैसे ब्रेक करते हैं हम? 2,8,3। जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हैं? 3। 3 क्या है भाई? 4 से छोटा है ना, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही क्या होगी इसकी वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है बेटे? 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3। मतलब एक एल्यूमिनियम कितनी बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो जैसे AlCl3, ठीक है। क्या है? AlCl3। एक एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन हैं? 3 क्लोरीन है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लें। देखो एक एग्जांपल और ले लो, बेरिलियम ले लो, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। कैसे ब्रेक किया उसको? 2,2। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 4 से कम है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो बेरिलियम कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2। उस वैलेंसी कितनी? 2, ठीक है। जैसे BeCl2, ठीक है, BeCl2। तो वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हैं उनकी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। अब केस 2, इसमें हम लेंगे कि वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से बड़े हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। वो एलिमेंट्स लेंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटे? 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो एलिमेंट जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो या 5 से ज़्यादा हो उनके केस में हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? उनके केस में हम वैलेंसी निकालते हैं, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि फॉस्फोरस देखो बेटे, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 ही है ना, ठीक है। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 15 में आता है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो फॉस्फोरस सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, तो फॉस्फोरस के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर 15 है तो कैसे ब्रेक करते हैं? 2,8,5
2,8,5, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 5 हैं, ठीक है। 5 है तो क्या करेंगे 8 - 5 यानी कि 3। वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 3 होगी, ठीक है। वैसे ये PCl 5 में भी एग्जिस्ट करेगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। अब जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, ठीक है। कैसे ब्रेक किया? 2,6, ठीक है बेटे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 क्या होता है? 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 - 6, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या आएगी बेटे? ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी 8 - 6, मतलब कि 2। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, हमने देखा है, ठीक है। CO2 में, O2 में, ठीक है। और भी जैसे तुमने ये पढ़ा होगा मिथेनॉल, क्लास 10th में पढ़ा था, CH3OH, क्या है ये? CH3O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे, ठीक है। तो कितनी बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वैलेंसी क्या है उसकी? 2, ठीक है बेटे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आज हमने वैसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सारा हमने बेसिक कवर कर लिया। अब हम बेटे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बॉन्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगी, ठीक है, फिर मेटेलिक बॉन्ड। तो जितनी भी बॉन्डिंग है सारी की